Welcome to Bhadri Foundation. Today we will study chapter 3rd, Electoral Politics, Democratic Politics, NCERT, class 9th. In a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. डेमोक्रेसी में ना तो पॉसिबल है और ना ही ज़रूरी है कि लोगों को डायरेक्टली गवर्न किया जाए, डायरेक्टली उन पर शासन किया जाए। इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी चलती है, मतलब सारी पॉपुलेशन कुछ अपने नेताओं को चुनेगी, नेता पार्लियामेंट में बैठेंगे और पॉलिसी बनाएंगे और डेमोक्रेसी को, कंट्री को चलाएंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज़ द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो सबसे कॉमन मेथड है डेमोक्रेसी चलाने का वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलाने का है। मतलब हम अपने लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, दैट गवर्न द कंट्री। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। इस चैप्टर में देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुनते कैसे हैं। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, और इससे शुरुआत करते हैं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है और यूज़फुल है डेमोक्रेसी में। तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? द बेसिक आइडिया हेयर इज़ द डिस्टिंक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इलेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिसमें के सब मिलके लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और एक नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो सकते हैं जिसमें कुछ लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, सबको अधिकार ना हो चुनने का और चुने जाने का, वोट देने का। तो द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। तो जो चैप्टर है वो इसी कसौटी पर है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं। We take a look at each stage of the elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. तो रिजल्ट तक हम कंस्टिट्यूएंसी को बाउंड्री बना लेते हैं जिसमें कि वहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। We also examine the role of election commission in ensuring free and fair election. इसमें हम रोल भी असेस करेंगे किसका? इलेक्शन कमीशन का। ये जो बॉडी है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, मतलब कि सही और फ्री बिना किसी डर के की जिम्मेदारी इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब है वाई इलेक्शन। इलेक्शन क्यों होते हैं? वाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन रेगुलर होना ज़रूरी है। इंडिया में हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के। पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ एक स्टेट के लिए होती है। तो वाई डू वी नीड इलेक्शंस? ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरीबॉडी एंड टेक ऑल द डिसीजंस। तो रूल ऑफ पीपल मतलब डेमोक्रेसी जब भी पॉसिबल है जब सारे लोग एक जगह पर बैठे और डिसीजन ले सके, लेकिन इतनी सारी पॉपुलेशन का एक साथ बैठना ये फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी स्टेज in any large community, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all the matters. ना तो लोगों को जानकारी है, न ही किसी को टाइम होगा एक साथ बैठ के डिसीजन लेने का। देयरफॉर इसलिए इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए लोग अपना शासन चलाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। तो ये तो हो गई हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आम पब्लिक तो शासन चला ही नहीं सकती क्योंकि लोग ही ज़्यादा हैं। ठीक है, आपस में बहस ही हो जाएगी। तो मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज दैम इफ दे विश टू डू सो, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। तो जो मैकेनिज्म है, तरीका है जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेज सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, इस मैकेनिज्म का नाम ही इलेक्शन है।
तो देयर फॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड इसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन क्या है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब इलेक्शन ये डेमोक्रेटिक है, ये कैसे पता चलेगा। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। कई तरीके से इलेक्शन हो सकते हैं। एक तो राजा ही कह दे कि भाई ये दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। एक होता है लोग चुने, लोगों से सलाह मुशरा करके वोट डलवा के चुने। तो जब सब लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं वोट डालने के, और जब इलेक्शन हो तो उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलते हैं। या कोई अपने आप ही हिटलर बन के कह दे कि मैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड राजा हूँ, वो नॉन डेमोक्रेटिक होता है। तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हेल्ड इलेक्शंस बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। तो सारी डेमोक्रेटिक कंट्री तो इलेक्शन करती है, लेकिन कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी इलेक्शन करती है। कैसे, दो पार्टियां आपस में वही इलेक्शन कर लेती है तो नॉन डेमोक्रेटिक होगा। सारे लोगों को इक्वल राइट होना चाहिए तो होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इस सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सिंपल लिस्ट क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो हर आदमी, औरत हो, कोई भी जो भी 18 साल से ऊपर का हो, उसे एक वोट देने का अधिकार हो। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। सबको अधिकार हो वोट देने का, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन माना जाता है। सेकंड, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती हो और रियल चॉइस वो वोटर को दे, ठीक है, रियल चॉइस वोटर्स को दे। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। हर कुछ साल के बाद, मतलब इंडिया में 5 साल फिक्स है, वो चॉइस दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया तो वो हमेशा के लिए रहेगा। तो हर स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो चॉइस दी जानी चाहिए इलेक्शन की। फोर्थ, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिसको ज़्यादा वोट मिले उसको इलेक्टेड घोषित करना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। फेयर का मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो फेयर चुनाव करे, उसमें कोई धांधली ना करे, गड़बड़ी ना करे, जानबूझ के किसी को मशीन से, ईवीएम से जिता ना दे या बैलेट को गायब ना कर दे। इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन होना क्या अच्छा है। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। तो इलेक्शन क्या है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है। तो एट द कंस्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमोंग सेवरल कैंडिडेट्स। कंस्टिट्यूएंसी क्या है, पूरे भारत को कई छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसियों में बांट दिया है। हर कंस्टिट्यूएंसी से 512 कंस्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट में 512 सीट है। एक आदमी चुन के जाता है पार्लियामेंट में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पार्लियामेंट में बैठता है। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। और अगर कंपटीशन ही नहीं होगा, जैसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 3-4 पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगी, जो जीत जाएगा वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्लियरली एन इलेक्ट्रोल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। इलेक्ट्रोल जो कंपटीशन है उसकी डिमेरिट्स भी हो सकती है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। तो जो इलेक्शन कंपटीशन है उसका नुकसान क्या है, आपस में दुश्मनी हो जाती है, डिसयूनिटी होती है, फैक्शन बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं। तो ये तो इसका नकारात्मक पहलू है, नेगेटिव बात है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर। एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं।
पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, कोई किसी पे केस कर देता है, कोई किसी को बंद करा देता है। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रोफाइड डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो आपस में झगड़ा होता है इलेक्शन के टाइम, इससे कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बन पाती। सम गुड पीपल, और जो कुछ अच्छे लोग हैं, मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर द एरिना। जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स में घुसते नहीं, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। तो ऐसे गंदे कंपटीशन में अच्छे आदमी आना पसंद ही नहीं करते। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें इस समस्या का पता था कि ऐसा होगा। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज दे वे टू सिलेक्ट फ्यूचर लीडर। फिर भी उन्होंने यही तरीका रखा भविष्य के नेताओं को चुने जाने का। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि यही तरीका है जो लॉन्ग रन में सही काम करेगा। इन ऑल आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय ए डिजायर टू सर्व देम। They want to remain in power to get power and positions for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. So they want to remain in power to get power. वो पावर में रहना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. तो अगर कोई चाहती भी है पार्टी अपने आप को पावर में रखना, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो लोगों की सेवा भी करें, जब भी तो पावर में रहेंगे। Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer. क्योंकि अगर कोई दुकानदार भी चाहता है प्रॉफिट कमाना, तो उसे अपने कस्टमर को अच्छा सर्व करना पड़ेगा। इफ़ ही डज नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। अगर वो अच्छी चीज़ नहीं देगा तो कस्टमर दूसरी दुकान पर चला जाएगा, मतलब दूसरे नेता को चुन लेगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कोज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस। साथ ही जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो कुछ डिवीज़न लाता है, तोड़ लाता है, और अगलीनेस कुछ भद्दापन भी लाता है। बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। लेकिन आखिरकार वो मजबूर कर देता है कि लोगों की सेवा की जाए। वोट देने के लिए लीडर आया, किसान ने इसको उल्टा कर दिया, मेरे पास वोट है। वो कह रहा मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं, वायदे हैं। जब ये काम ये नहीं करेगा तो वो कहेगा मेरे पास वोट है, और उसको उल्टा करके फेंक देगा। प्रोमिस का ढेर लेके आ रहा नेता, ठीक है, और वोटर पीछे पीछे जा रहा प्रोमिस के उसके, ठीक है, बाद में वो ऐसा कर देता है। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन का हमारा क्या सिस्टम है ये पढ़ेंगे। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। तो लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर। लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। हर 5 साल बाद सब नेता का टर्म खत्म हो जाता है, पीरियड। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। और लोकसभा भी और विधानसभा भी खत्म मानी जाती है, डिसॉल्व मानी जाती है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। हर कंस्टिट्यूएंसी में सेम टाइम इलेक्शन होते हैं, इधर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज। चाहे वो लोकसभा के हों वो सारे एक टाइम में ही होते हैं, और फिर विधानसभा के जो होते हैं वो भी एक टाइम में होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइम होते हैं विधानसभा के। लेकिन लोकसभा के पूरी कंस्टिट्यूएंसी में एक ही बार होते हैं, जो नेशनल इलेक्शन होते हैं।
दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। तो इनको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, जो 5 साल बाद होते हैं। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूंसी टू फिल वैकेंसी कोज्ड बाय द डेथ। कई बार सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है, अगर कोई नेता की डेथ हो जाती है तो उसको भरने के लिए, या किसी का रेजिग्नेशन होता है मेंबर का तो उसके लिए। दिस इज कॉल्ड ए बाई इलेक्शन, इसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। जनरल इलेक्शन जो एक ही बार सब के लिए होता है, पूरी लोकसभा के लिए, और बाई इलेक्शन जो 1-2 सीट के लिए होता है उसे बाई इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो एरिया बेस्ड सिस्टम हम यूज़ करते हैं, हर एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव। कई बार हर पॉपुलेशन से होता है किसी कंट्री में, यहाँ पे एरिया वाइज है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन, दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो पूरा देश अगर ये है तो उसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है, ठीक है। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक नेता चुना जाता है। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जो सारे वोटर हैं इस एरिया से एक आदमी को चुन के भेजते हैं। तो फॉर लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसी। तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए इंडिया 543 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक मेंबर चुना जाता है, मतलब 543 मेंबर चुने जाते हैं, हर मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बोलते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। जो एक इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, वो हर वोटर का एक ही वोट होता है, 2 नहीं होते किसी के पास। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बांटते हैं पूरे देश को, उसमें हम सोचते हैं लगभग पॉपुलेशन सबकी एक जैसी हो। कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं 9 है, कहीं 10 है, कहीं 11 है, मतलब लगभग एक जैसी पॉपुलेशन हो। एग्जैक्ट तो कर नहीं सकते। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ऐसे ही जैसे पूरी कंट्री का है, ऐसे ही एक स्टेट में भी अंदर कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं इसे। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। तो जब पूरे देश के चुने जाते हैं तो एमपी बोलते हैं, और पूरे एक स्टेट में से जब मेंबर चुने जाते हैं तो उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहते हैं। तो ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर पार्लियामेंट जो कंस्टिट्यूएंसी है एमपी चुने जाता है, उसके अंदर ये छोटी छोटी एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। और हर इसके अंदर पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन होते हैं। तो ये कंट्री के इलेक्शन, ये स्टेट के इलेक्शन, फिर इसमें ये पंचायत के इलेक्शन, तो ऐसे होता है ये म्यूनसिपल इलेक्शन। ईच पंचायत इलेक्शन गांव के लिए और म्यूनसिपल इलेक्शन शहर के लिए, ठीक है। तो ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। हर गांव को, विलेज को, टाउन को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। दीज आर द कंस्टिट्यूएंसी। ये कंस्टिट्यूएंसी की तरह काम करते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। समटाइम दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव 1 seat in 1 assembly. When we say that Lok Dal has 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won 60 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal had 60 MLA in the state assembly में। अगर 60 सीट है तो मतलब 60 MLA है उनके पास। ये है गुलबर्गा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्टेड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को अपना रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने का अधिकार दिया है। The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and to the state legislative assembly.
लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं हो सकता है वो चुने ना जाए, उनको कोई नेता ना चुने, तो इसके लिए उनको रिजर्वेशन दे दी। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस और एजुकेशन और कॉन्टैक्ट्स टू कंटेस्ट द विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स। हो सकता है उनके पास इतने पैसे ना हो, एजुकेशन ना हो, इतने कॉन्टैक्ट ना हो कि वो इलेक्शन को जीत सके। तो दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट दैम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। तो जो रिसोर्सफुल है, मजबूत है, कमज़ोर पैसे से हर तरीके से, वो उनको इलेक्शन जीतने से रोक देंगे। तो इफ़ दैट हैपन्स आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड्स बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा, वो पॉपुलेशन जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वीकर सेक्शन के लोग, उनकी आवाज़ तो रह जाएगी। तो दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव, लेस डेमोक्रेटिक। तो इससे क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगी, कुछ सेक्शन छूट जाएगा और वो लेस डेमोक्रेटिक रहेगी। सो इसलिए द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक स्पेशल सिस्टम के बारे में सोचा जिसको बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है, ठीक है, एससी कास्ट के लिए, तो कांग्रेस भी एससी अपना बंदा खड़ा करेगी, बीजेपी भी अपना एससी बंदा खड़े करेगी, दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टी हर कैंडिडेट उसी कास्ट का खड़ा करेगी उस कंस्टिट्यूएंसी में जो कि रिजर्व है। जो जीत जाएगा तो वो रिजर्व कैंडिडेट ही जीतेगा। तो सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई है सीट्स पार्लियामेंट में और विधानसभा में। इन एससी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। सिर्फ उसी कास्ट का बंदा उसमें खड़ा हो सकता है। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी। और जो एसटी के लिए रिजर्व है उसमें एसटी का ही बंदा कोई खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए हर पार्टी से। तो करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो करंटली 84 सीट तो एससी के लिए रिजर्व है और 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स और 47 सीट्स एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। एज ऑन 26 जनवरी 2019 का डाटा है और इतना ही है, अभी बड़ी घटी नहीं है। दिस नंबर इज एन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन में उनका क्या शेयर है उसके हिसाब से ये सीट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड की है। Thus the reserved seats for SC and the ST do not take away the legitimate share of any other social group का legitimate share नहीं लेती। जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना ही उनका रिप्रेजेंटेशन है। दिस सिस्टम कोई तो इसलिए इसको इक्वालिटी का वायलेशन नहीं कह सकते क्योंकि दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल में भी। इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन में भी ऐसी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है वीकर सेक्शन के लिए। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. In a democratic election, voters list. वोटर लिस्ट कैसे तैयार होती है, कौन वोट देता है? इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शंस एंड गिवन टू एवरीवन। तो इलेक्शन से पहले ही लिस्ट बना ली जाती है, जो वोट देगा, जो भी 18 साल से ऊपर है, एलिजिबल सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिख लिया जाता है। तो दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल बोलते हैं इसको एंड कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट बोलते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन का पहली कंडीशन है वोटर लिस्ट तैयार करना। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अधिकार है चूज रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमने पहले पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि सबको जो भी 18 साल से अबो है उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, लड़का है, लड़की है, सबको।
पढ़ा लिखा अनपढ़ है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट गुड रीज़न। किसी को भी वोट देने के अधिकार से मना नहीं किया जा सकता विदाउट गुड रीज़न, जब तक कि उसका कोई रीज़न ना हो, वो आतंकवादी ना हो, चोर उचक्का ना हो या कुछ ना हो। तो इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट। सबको वोट देने का अधिकार है रिगार्डलेस ऑफ हिज और कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड, कुछ क्रिमिनल्स और पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड के, जो कि पागल हैं दिमाग से, बी डिनाइड, उनको मना किया जा सकता है राइट टू वोट, बट ओनली इन ए रेयर सिचुएशन। लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में ही उनके वोट के अधिकार को लिया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। तो गवर्नमेंट की मतलब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट बनाना। एज न्यू पर्सन अटेन wrongful age, names are added to the voter list. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. तो जो यहाँ से चले गए हैं या जो मर गए उनका नाम हटा दिया जाता है। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। हर साल में वोटर लिस्ट को रिफ्रेश किया जाता है। और इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब इलेक्ट्रोल को कार्ड भी मिलता है जिसको बोलते हैं EPIC। E से इलेक्शन, P से फ़ोटो, I से आइडेंटिटी और C से कार्ड। तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है जिसे दिखा के वोट दे सकते हैं। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। उनको कार्ड दिखाना होता है सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। एक दूसरे के लिए वोट ना करे, आई कार्ड ही दिखा के वोट कर सकते हैं। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। लेकिन कार्ड अभी भी कंपलसरी नहीं है वोटिंग देने के लिए। किसी का कार्ड खो गया तो उसे वोट देने से मना नहीं किया जा सकता। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दिखा के वो अपना वोट का यूज़ कर सकता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, नेता बनते हैं, उनका नॉमिनेशन होता है। क्या प्रोसेस है? इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस। लोगों को रियल चॉइस मिलनी चाहिए। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट इलेक्शन। और ये जब भी पॉसिबल है जब हर किसी को अधिकार हो चुने जाने का, चुनाव में खड़े होने का। तो एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बी कम ए कैंडिडेट एज इलेक्शन। तो जो भी वोटर है वो कैंडिडेट भी बन सकता है, चुनाव में खड़ा भी हो सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट फॉर ए मिनिमम एज 25 ईयर्स। तो नेता बनने के लिए, इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग ए वोटर। जबकि वोट देने के लिए 18 साल होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तो देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ए क्रिमिनल्स एटसेट्रा। क्रिमिनल्स पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं खड़े हो सकते। बट दीज अप्लाई इन एवरी एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दियर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल्स एंड सपोर्ट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। तो पार्टी का जिसे नॉमिनेशन मिल जाता है उसे पार्टी का टिकट मिल जाता है। एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। हार जाए तो वो पैसा उसका जब्त हो जाता है, सरकार जब्त कर देती है। रिसेंटली ए न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से नई चीज़ भी ऐड की गई है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिवन फुल डिटेल। हर कैंडिडेट को अपनी लीगल डिक्लेरेशन एफिडेविट देना पड़ता है फुल डिटेल का कि वो सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है उसके अगेंस्ट। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, कितना पैसा और एसेट्स है उसके पास ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और फैमिली के पास। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, ये सारा भर के देना पड़ता है। हालांकि किसी इस ग्राउंड पे उसको मना नहीं किया जा सकता इलेक्शन लड़ने से। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। और ये इन्फॉर्मेशन वोटर्स को बताई जाती है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट।
तो इस बेसिस पे वोटर अपना डिसीजन बना सकता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन कम पढ़ा लिखा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, तो वाई इज देयर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पोर्टेंट पोजिशन वैन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री। हर जॉब के लिए कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्यों नहीं है। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रख दी तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाएगी। येट अनदर रीज़न, इट वुड मीन डिप्राइविंग ए मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन्स द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अगर हम सिर्फ, हो सकता है अनपढ़ आदमी भी इंटेलिजेंट हो, तो अगर कोई क्वालिफिकेशन रख दी तो इक्वालिटी का वायलेशन होगा और बहुत सारी पॉपुलेशन जो पढ़ नहीं पाई है किसी भी वजह से, उनका वोट देने का या चुने जाने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। अब है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन जीतने के लिए प्रचार करना पड़ता है, कैंपेन करना पड़ता है कि मैं अच्छा काम करूँगा, मैं अच्छा काम करूँगा। हर पार्टी प्रचार करती है अपना। तो द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल ए चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन का पर्पस क्या? लोगों को चॉइस देना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रीफर, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये ज़रूरी है कि बताया जाए कौन सा आपका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, किसको वोट दो। विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और वाट इज़ गुड पॉलिसी, दिस इज़ वाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। और यही होता है चुनाव के प्रचार के दौरान में। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक पीरियड। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले तक ये कैंपेन चलता है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कंटैक्ट देयर वोटर्स। इस पीरियड में कॉन्टैक्ट करते हैं वोटर्स, अपने वोटर्स को करते हैं। पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्ट। मीटिंग्स करते हैं, इलेक्शन में प्रचार करते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दोज वीक्स ओनली। लेकिन इलेक्शन कैंपेन सिर्फ उन 2 वीक तक ही कंटेन नहीं रहता। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। तो पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देती है जब से इलेक्शन होता है। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। तो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि लोगों के अटेंशन कुछ बड़े मुद्दों पर खींची जाए। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक सो दैट द इशू एंड गेट दैम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन द बेसिस। उस बेसिस पे वो अपनी पार्टी के लिए वोट लेना चाहते हैं। स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन 1971 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने नारा दिया था जिस पे वो इलेक्शन जीते थे, गरीबी हटाओ। सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवा बाय जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी स्लोगन दिया था। लीडरशिप जयप्रकाश नारायण in the Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excessive committee during the emergency and restore civil liberty. 1977 में जो जनता दल पार्टी है, उन्होंने जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने एमरजेंसी लगा दी थी तो उसको हटाने के लिए जनता दल ने सेव डेमोक्रेसी का नारा दे के इलेक्शन जीता था। तो इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द बेस्ट टू leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want, but it is sometimes necessary to regulate. तो ये अच्छा है कि कैंडिडेट्स को, वोटर्स को खुला छोड़ दे ताकि वो समझा सके, प्रचार कर सके, लेकिन कई बार रेगुलेट करना भी ज़रूरी पड़ता है। campaigns to ensure that every political party and candidate get fair and equal chance to compete, क्योंकि हर पॉलिटिकल छोटी बड़ी पार्टी को सबको बराबर चांस मिल सके अपना प्रचार करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे इलेक्शन कानून के हिसाब से कोई भी पार्टी और कैंडिडेट ब्राइब नहीं दे सकती, किसी को थ्रेटन नहीं कर सकती, किसी भी वोटर को ज़बरदस्ती किसी से वोट नहीं मांग सकती डरा धमका के और पैसे दे के। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता, धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट का कोई भी रिसोर्सेज यूज़ नहीं किया जाना चाहिए इलेक्शन में,
चाहे कि इवन वो गवर्नमेंट द्वारा ही हो। स्पेंड मोर देन 25 लाख कंस्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन द कंस्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख से रुपये ज़्यादा खर्च नहीं करेगी कोई भी पार्टी, और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड। अगर वो ऐसा करते हुए पाए गए तो उनका इलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है कोर्ट, इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इवन वो इलेक्ट हो भी गए फिर भी अगर ये पाया गया उन्होंने कोई वायलेशन किया है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उनकी सीट ले ली जाएगी। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट माना इलेक्शन का फॉर इलेक्शन कैंपेन। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। इसके अंतर्गत सभी पार्टियों ने माना है कि किसी भी वर्शिप को, पूजा स्थल को इलेक्शन का प्रचार का स्थल नहीं बनाया जाएगा। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। और एक बार जब इलेक्शन अनाउंस होगा, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो मिनिस्टर कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं रखेगा। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़। पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स। अब वोट तो डल गई, अब उसको काउंट कैसे करते हैं। The final stage of an election is the day when the voter cast vote. That day is usually called election day बोलते हैं। Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast vote. उसकी उंगली पर निशान लगा देता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। An agent of the candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair manner. हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बंदा इलेक्शन रूम में बैठ जाता है और ये देखता है कि फेयर इलेक्शन हो रहा है या नहीं। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। क्या हमारी कंट्री के इलेक्शन बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगा होता जा रहा है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंड्स 3,500 करोड़ इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन। 2014 में 3,500 करोड़ रुपये खर्चा आया था इलेक्शन कराने में। बहुत बड़ा खर्चा बैठता है। तो अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर पुटिंग ए स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले बैलेट पेपर पर स्टैम्प लगती थी। ए बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ ए पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलोंग विद पार्टी नेम आर सिम्बल्स आर लिस्टेड। तो बैलेट पेपर एक ऐसा कागज़ होता है जिसपे जितने भी कैंडिडेट उस कंस्टिट्यूएंसी में खड़े हैं उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम और उनका इलेक्शन चिन्ह सिंबल लगा होता है, उस पर स्टैम्प मारनी होती है। तो नावेडेज ईवीएम मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो ईवीएम में नाम दिखता है, कैंडिडेट की पार्टी दिखती है, सिंबल दिखता है। ऑल द वोटर्स हैज़ टू डू इट्स प्रेस द बटन। तो हर वोटर को बटन प्रेस करना पड़ता है उनके नाम के सामने जिसको वो चुनना चाहता है। वंस द पोलिंग इज ओवर, जब पोलिंग खत्म हो जाती है, ऑल द ईवीएम आर सील्ड, सारी ईवीएम को सील कर दिया जाता है, सिक्योर प्लेस पे ले लिया जाता है। ए फ्यू डेज लेटर फिक्स्ड डेट और टाइम पे ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी आर ओपनड, सारी ईवीएम को खोला जाता है। वोट सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड, गिना जाता है। एजेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। The candidates also who secures the highest number of votes from the constituency is declared elected. और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल कंस्टिट्यूएंसी टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। ज़्यादातर वोटिंग को काउंट किया जाता है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं और फिर से बैलेट पेपर की डिमांड हो रही है। तो व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो अब क्वेश्चन है कि इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, तो इंडिया के जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक कैसे हुए, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। तो हमने काफ़ी पढ़ा है कि इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिस होती है, जैसे बूथ कैप्चरिंग, जैसे ईवीएम मशीन को हैक कर लेना, ऐसे। तो मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, कई बार झूठे नाम डाल दिए जाते हैं वोटर लिस्ट में। एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट।
मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट फैसिलिटी का, गवर्नमेंट की गाड़ियों का मिसयूज़ करती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट, बिग पार्टी पैसे का ज़्यादा पैसा बांट देती है लोगों को वोट लेने के लिए। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे, डरा से धमकाते हैं वोटर्स को। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, ज़्यादातर रिपोर्ट ये करेक्ट भी है, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट सच ए स्केल सो एज टू डिफीट वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। लेकिन इतनी भी सच नहीं है कि इलेक्शन ही झूठा हो जाए। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारे पास। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट द हु कंडक्ट द इलेक्शन। ये देखना कि इलेक्शन कौन कराता है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इट एंजॉय सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ही इंडिपेंडेंस है जितने के हमारे जजों के पास है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंट करता है, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। लेकिन एक बार चुने जाने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी के प्रति भी, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होता, प्रेशर में नहीं आता। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द कमीशन डज, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर रिमूव चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना मुश्किल होता है। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक। इलेक्शन को अनाउंस करने से रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक सारे डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स, कैंडिडेट को पनिश करता है अगर कोई रूल को वायलेट करता है। तो व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन और द गवर्नमेंट, और जब इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी भी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसियाज्म, क्या लोग खुशी से इसमें पार्ट ले रहे हैं इलेक्शन में। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट, लोगों का पार्टिसिपेशन का वोटर के टर्नआउट से पता लगता है कितने लोगों ने वोट दी। तो टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। ओवर द लास्ट 50 ईयर द टर्नआउट इन द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड। यूरोप और अमेरिका में टर्नआउट डिक्लाइन हुआ है। इंडिया में द टर्नआउट इज द रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप, इंडिया में बढ़ा है। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज, जो कम प्रिविलेज लोग हैं, पीपल वोट इन द लार्जर प्रोपोर्शन कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। गरीब लोग ज़्यादा वोट करते हैं अमीरों से। दिस इज इन द कंट्रास्ट टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। Common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through the elections they can bring pressure to the political party to adopt a policy and program favorable to them. लोग ऐसा सोचते हैं कि इलेक्शन के जरिए वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं उनके फेवर में पॉलिसी बनाने के लिए। इफ़ द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, अगर इलेक्शन फ्री फेयर ना हो तो आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल, तो आउटकम हमेशा पावरफुल के फेवर में जाए। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन, तो जो रूलिंग पार्टी हो तो कभी इलेक्शन हारेगी नहीं। यूजुअली लूजिंग पार्टी नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ द रिग्ड इलेक्शन। द आउटकम ऑफ द इंडिया स्पीक इटसेल्फ, तो जो आउटकम है वो अपने आप में बोलते हैं। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लॉस इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल स्टेट, तो रूलिंग पार्टी कई बार इलेक्शन हारती भी है, तो इससे पता लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस इलेक्शन। अमेरिका में जो रूलिंग नेता होता है वो मुश्किल से ही हारता है, लेकिन इंडिया में तो अक्सर हारता है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रूप में क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, चुनौतियाँ क्या हैं। ऑल दिस लीड्स टू ए सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। तो इससे ये पता लगता है कि इंडिया के जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर होते हैं।
A few candidates may win purely on the basis of money power and unfair means. कुछ कैंडिडेट हो सकता है जो मनी पावर अनफेयर मीन से जीत भी जाएं, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस. लेकिन ओवरऑल जो इलेक्शन होते हैं उससे पता लगता है कि पॉपुलर प्रेफरेंस है, लोगों ने चुना है. मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस टू आवर अटेंशन, दीज इंक्लूड. फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस है इलेक्शन की, वो हैं ये, जैसे कि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन वो खड़े हो जाते हैं. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. कुछ फैमिली हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों डोमिनेट करी. वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. कई बार आम आदमी को चॉइस ही नहीं मिल पाती, सारे ही गुंडे वगैरह खड़े हो जाते हैं हर पार्टी में. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जो कि इलेक्शन कमीशन तय करता है. कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है? ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा जाता है. इनकम्बेंट क्या होता है? जो सीट पे बैठा हुआ नेता होता है. लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना. रिगिंग क्या होता है? फ्रॉड और मैल प्रैक्टिस को रिगिंग बोलते हैं. टर्न आउट टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स कितने लोगों ने दिया है. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नाउ.